हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टीच स्मार्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पहले ही एनसीईआरटी द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक बसंत, हम इसे शुरू से पार्ट 1, 2 और 3 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने उनकी कहानी, उनके भावार्थ, सारांश को जानने के बाद उनके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पार्ट 4 यानी कि जो कविता है जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, वो शुरू करने वाले हैं। तो आज इस कविता के बारे में हम पहले सारांश, इसके भावार्थ को जानेंगे और फिर उनके प्रश्नोत्तर को भी करेंगे। कविता शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कविता किसने लिखी है। जैसे कि कविता के अंत में हर बार लिखा होता है, हम देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए कविता शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। तो थोड़ा उनका परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर में तथा शिक्षा देहरादून और प्रयाग में हुई थी। इनका जो जन्म है वो मुजफ्फरनगर में हुआ था और देहरादून में और प्रयाग में, यहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। जैसे स्कूलिंग हुई थी उनकी, जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे ही। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे। इनको हिंदी और उर्दू भाषा दोनों में ही ये बहुत विद्वान थे। ये बहुत ज़्यादा, जिसे हम इंटेलिजेंट कहते हैं, काफ़ी समझदार थे, काफ़ी ज्ञान रखते थे। और इनकी शैली अंग्रेजी कवि इंजरा पाउंड से भी प्रभावित है। तो इनकी जो शैली है, जो लिखने की कला है, वो अंग्रेजी के जो कवि हैं उनसे, जो इंजरा पाउंड है, उससे प्रभावित है। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें कितने सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो साहित्य अकादमी हो गया, दूसरा कबीर पुरस्कार और तीसरा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार इन्हें मिला है। तो काफ़ी अच्छे कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो आइए देखते हैं कैसी है थोड़ी सी गप्पे। इसमें 10-11 साल की एक लड़की है और वो जो आप ही की उम्र की है और आप ही की तरह उसके मन में से कई तरह तरह के सवाल आते हैं। कुछ सोचती है। अब उसकी सोच क्या है चांद के प्रति, वो क्या सोचती है, वो सब कुछ इस कविता में है। इससे पहले की जो हमारी कविता कहानी थी पार्ट 3, उसमें भी आपने देखा कि बच्चों के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं होती है। तो यहाँ कविता में जो लड़की है वो 10-11 साल की है, वो भी कुछ सोच रही है ऐसा ही। उसके जो अपने मन के भाव है उसे इस कविता में दिखाया गया है। आइए देखते हैं। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो जो लड़की है वो अपनी मन के भाव देखो कैसे बता रही है कि आप गोल है, खूब गोल है, बहुत गोल नजर आते हैं, लेकिन आप तिरछे दिखाई देते हैं। गोल तो है मगर तिरछे नजर आते हैं। और लड़की को ऐसा लगता है कैसा कि जो पूरा का पूरा आकाश है तारों जड़ा हुआ, वो उन्होंने पहन रखा है और सिर्फ अपना मुंह खोला हुआ है। और वो कैसा दिखाई दे रहा है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल। तो पहले हम जानते हैं इसके भावार्थ को। इस काव्यांश में बच्ची चांद को देखकर क्या कहती है कि वो बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं। वह आकाश को उसके वस्त्र बताती है और साथ ही आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र के सितारे बताती है। चांद का सारा शरीर उनके वस्त्र से ढका है, केवल चांद का गोरा चिट्टा मुंह ही दिखाई देता है। तो ऐसा लड़की को लगता है ये उसके मन के भाव है, तो वो उसने कह दिया। आगे चलते हैं। आप अपनी पोशाक को फैलाई हुई चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी बाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो ये जो कविता की लाइंस है, इसमें जो लड़की है उसके मन के भाव कैसे कैसे दिखाए गए हैं कि जो लड़की है वो चांद से क्या कहती है,
कहती है कि जो उनकी पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है, पूरे आसमान में। उसे ऐसा लगता है। लड़की कहती है कि चांद उसे कम अक्ल वाली लड़की ना समझे। वो ऐसा ना समझे कि लड़की को कुछ पता नहीं चलता। वो समझदार है, वो जानती है कि हाँ यहाँ क्या है। वो क्या जानती है कि जो चांद है उसको कोई ना कोई बीमारी है। वो ऐसा सोचती है। और वो ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि उसे लगता है कि जब वो घटते हैं तो वो घटते ही चले जाते हैं और लगातार घटने लग जाते हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। कब तक बढ़ते हैं? जब तक कि वो पूरा गोल नहीं हो जाते। तो ऐसा लड़की को लगता है कि शायद ये कोई बीमारी है, जिसमें कि अगर चांद घट रहा है तो घटता ही जा रहा है और बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है। चांद की ये बीमारी उनसे ठीक नहीं हो पा रही है। उसे लग रहा है कि जो बीमारी है घटने की और बढ़ने की, वो चांद से ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो ये कविता थी। इस कविता में जो चांद से गप्पे मारी है इस लड़की ने, जो 10-11 साल की है, आप ही की उम्र की है, उसने इस पूरी कविता में अपने मन के भाव कहे। अगर हम इसके सारांश की बात कहें तो हम कह सकते हैं, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता किसने लिखी? मैंने पहले ही बताया आपको, शमशेर बहादुर सिंह जी ने। उनके द्वारा ये लिखित है। इस कविता को कवि ने क्या किया? एक 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है। वो मन में जो सोचती है उसका उन्होंने वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है। जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो। तो ऐसी ही लड़की है और वो बहुत सारे सवालों के जवाब जानना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है और भी ज़्यादा जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि क्यों वो तिरछे नजर आते हैं, वो टेढ़े क्यों दिखाई देते हैं। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जड़े हैं। वो ऐसा सोचती है। चांद का घटना बढ़ना वो एक बीमारी समझती है। तो ये उसके मन के भाव हैं जो जो लड़की ने सोचे। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कविता खत्म होती है। तो बच्चों चलो अब चलते हैं हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? क, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली है। आप किसे सही मानते हो? अब 2 ऑप्शंस आपको दिए हैं कि जो लड़की ने बोला उसके हिसाब से क या फिर ख, आप दोनों में से किसको सही मानते हो? तो चलते हैं उत्तर की तरफ। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कि आपने पूरा का पूरा आसमान जो है वो पहन रखा है। उत्तर क्या होगा? चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की ये बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर ऐसा लगता है जैसे ये संपूर्ण आकाश ही तुम्हारे वस्त्र है जिस पर सितारे चढ़े हैं। तो लड़की के ये मन के जो उसको समझ में आ रहा है, उसके मन के भाव हैं, वो कह रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा आसमान जो है वो चांद का ही वस्त्र है। उसने पूरे आकाश को पहना हुआ है और उस पर क्या जड़े हैं? सितारे, यानी कि जो टिमटिमाते हुए तारे हैं वो सब उस पर जड़े हुए हैं, उसके वस्त्रों के ऊपर। जड़े मतलब लगे हुए हैं, चिपकाए गए हैं, चमक रहे हैं। प्रश्न 2 कहता है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। अब ये प्रश्न है कि ऐसा कौन सा दिन रहा होगा जब चांद से गप्पे मारी होगी कवि ने, और इन कविता में आई जो बातें हैं उसकी मदद लेकर आपको अनुमान लगाना है और कारण भी बताना है। तो पहला क्या है? दिन, और फिर है कारण। पूर्णिमा, अब इसका कारण अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, फिर उसका कारण ये समय दिया हुआ है हमें, प्रथमा से अष्टमी के बीच, फिर उसका कारण। तो उत्तर, अब हम उत्तर देंगे कि जो इन्होंने दिन दिए हमें उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। दिन में सबसे पहले है पूर्णिमा। तो कारण क्या होगा? चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है। ठीक है, पूर्णिमा आप अपने घर में बड़ों से पूछना, माता पिता से पूछना कि पूर्णिमा कब होगी, और या फिर जब आपको चांद पूरा गोल नजर आए तो आप खुद ही पूछना और बताना कि देखो आज पूर्णिमा है, और घर वाले आपको सही बताएंगे कि आप ठीक बोल रहे हैं या नहीं। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अष्टमी जो है और पूर्णिमा के बीच का जो समय है, ये जो टाइम है, इसके बीच में चांद कैसा नजर आता है? चांद तिरछा नजर आता है। ठीक है, इसे भी आप नोटिस करना और आप इसे देखना जरूर। प्रथमा से अष्टमी के बीच
इससे इस टाइम का जो बीच का समय है, इसमें चांद कैसा नजर आता है? चांद बहुत पतला नजर आता है। अब यहाँ पर तीन चीजें अलग अलग दिखाई हैं। तो कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। कैसे कैसे? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, जहां पर उसने चांद को पतला भी देखा, उसने चांद को तिरछा भी देखा और चांद को पूरी तरह से गोल भी देखा। इसीलिए इस कविता के अंदर वो सारी चीजें आ गई। कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो कभी पूरी तरह से गोल है। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, इस कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। तो इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। अगर आपने देखा कविता में तो उसमें बी ल कु ल अलग अलग करके स्पेसिंग में लिखा है, उसमें जगह है। तुम इस कविता के और किन शब्दों की चित्र की आकृति देना चाहोगे? जो ये शब्द है इनमें और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। ठीक है, तो ये बड़ा भारी प्रश्न है जिसमें उन्होंने सब कुछ पहले बताया, एक्सप्लेन किया कि जो कविता में तुक या छंद होते हैं उसमें बिंब का प्रयोग अधिक होता है। तो कवि ने जो एक शब्द था बिल्कुल, उसको कैसे खोलकर प्रयोग किया। तो अगर आपको इस कविता में कुछ ऐसे ही शब्दों के चित्र बनाने हो या आकृति देनी हो तो आप कैसे लिखोगे? वो कौन से शब्द हो सकते हैं? खुद लिखकर बताओ। तो उदाहरण के तौर पर उत्तर लिखा है, जैसे चांद, जैसे गोल मटोल, जैसे तिरछे। तो आप ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और भी लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ज़रूर देखिए, ज़रूर सोचिए। उसके बाद चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। चांद से थोड़ी सी गप्पे। अब प्रश्न और अभ्यास कहाँ से? अनुमान और कल्पना से। तो अनुमान और कल्पना में और क्या क्या प्रश्न हैं देखें। प्रश्न 1, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता तो वो किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब को लिखो। तो यहाँ पर क्या किया गया? जो लोग हैं और जो चांद है दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है। दोनों को जोड़ने का प्रयास करके ये बताया गया कि कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आता है और अगर ऐसा ही चांद भी होता, उसका भी स्वभाव होता, तो वो कैसे कैसे जवाब देता। तो आइए देखते हैं क्या उत्तर हो सकता है इसका। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा, क्योंकि हमने उसको क्या बोला कि तुम कभी तिरछे हो जाते हो। इस कविता में ये बताया गया। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनने पर भी उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि अगेन वहां पर फिर से क्या किया, बोल दिया उसे कि तुम्हें बीमारी है, तो गुस्सा तो आएगा ही। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। ये हमारी नज़र का फेर है कि हमें वह तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें ये भी कहेगा कि आपकी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। बिल्कुल सही, क्योंकि जिन लोगों को गुस्सा आता है वो ऐसे ही जवाब देते हैं। तो अगर आप इस उत्तर को उन लोगों के साथ जोड़कर देखेंगे तो उन्हें ऐसे गुस्सा आएगा और आपको वो ऐसे जवाब दे सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वो क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह के कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो अभी क्या करना है, कविता में आपको सूरज से गप्पे अगर लिखनी है तो किस तरह से लिखेंगे? वो अपनी कल्पना से लिखना है। ठीक है, तो पेड़ शब्द दिया है, बिजली का खंभा दिया है, सड़क दिया है, पेट्रोल पंप दिया है, इन सबको जोड़ना है। तो उत्तर क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। बिजली का खंभ, हे बिजली के खंभे, बिजली का खंभा, हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। पेड़ से गप्पे, ए पेड़ तुम हो कितने कल्याणकारी,
छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। तो कुछ ऐसी गप्पें आप भी लिख सकते हैं। ये सब उदाहरण के लिए है, जरूरी नहीं कि आप भी यही सब लिखें। हमेशा मैं यही कहती हूँ। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी, जैसे यहाँ पे पेड़ और बिजली का खंभा ये उदाहरण दिया गया था, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ नए शब्दों को जोड़कर ऐसी गप्पें लिखने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, और इसमें मिलेंगे हम पार्ट 5 में। और इस पार्ट को समझने के लिए यदि एक बार में ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखें, फिर से समझने का प्रयास करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।